Ignited Minds Tutorials has released a new video discussing physics. Motion in one dimension, specifically focusing on previous year's questions on IIT and NEET level. The video provides a comprehensive explanation of key concepts and problem-solving techniques related to this topic, aimed at helping students prepare for their upcoming exams. By covering important questions from past exams, the tutorial aims to familiarize students with the types of questions they may encounter and help them build confidence in their problem-solving abilities. The video is a valuable resource for students looking to strengthen their understanding of motion in one dimension and improve their performance in physics exams. With clear explanations and step-by-step solutions, the tutorial equips students with the knowledge and skills they need to excel in this challenging subject. Whether students are struggling with specific concepts or simply wish to test their understanding, this video offers valuable insights and guidance. Ignited Minds Tutorials continues to provide quality educational content to support students in their academic journey. And this latest video is a testament to their commitment to helping students achieve success. Okay, people, let's continue with motion in a plane in a physics वाह. Okay, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो द पैरेलल वेक्टर्स. इनमें पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? कैसे समझ पाएंगे कि हम कोई पैरेलल वेक्टर है? ओके, ये तो तुम मैथ्स का फॉर्मूला लगा रहे हो. और बाकी कैसे? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. चलो ऐसा कर सकते हैं. और ठीक है, तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी. ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे एक चीज तुमको समझनी जरूरी है. यहाँ पे a है, b है, c है, d है, 4 वेक्टर्स हैं. इनमें से कोई भी 2 आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो इसका डिटरमिन कैसे करोगे भाई साहब? ओ भाई साहब, अरे बोलो ना भाई साहब. यार क्या हो रहा है? कैसे डिटरमिन करोगे? देखो यहां पे आपका क्या है? a एंड b है. ठीक है, a एंड b है. यहां पे क्या है? a एंड d है, a एंड c है, और यहां पे क्या है? c एंड d है. तो तुम देखोगे सब में a तो है ही. तो a से स्टार्ट करते हैं अपन. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं a के साथ वैसा पैरेललिटी है. ठीक है, ओके. तो अभी देखो a इज इक्वल टू 6i प्लस 8j है. अभी हम देखेंगे इसके साथ ये पैरेलल है कि नहीं. ठीक है, इसको कैसे देखेंगे भाई साहब? तुम्हें अगर यहाँ पे समझ लो अंदर 210 को 6 से डिवाइड किया, 210 कितना आ गया भाई साहब? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, है ना, 35 आया. 280 को 8 से डिवाइड करो, 280 को 8 से, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40. क्या ये आ रहा है भाई साहब? क्या? अरे हाँ सॉरी, ये तो जे है ही नहीं. ओह वेरी गुड, जे है ही नहीं भाई साहब. यहाँ पे तो के है, तो ये तो होगा ही नहीं पैरेलल वेक्टर, है ना. सिंपल कैंसिल हम भाई साहब. ठीक है, इस पे आते हैं. देखो ठीक है, 5.1 है और 6.8 है. 5.1 को 6 से डिवाइड करो, 6 8 जा 48. ठीक है, और ये हो गया भाई साहब 6 5 जा 30. ठीक है, क्लियर है. और 6.8 को भाई साहब डिवाइड करो किससे? इस 8 से. ठीक है, 8 से. तो 8 जा 64, 8 5 जा 40. तो अपन c को क्या लिख सकते हैं बोलो? c को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 0.85 हमने कॉमन निकाल लिया, 0.85. और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 6i कैप प्लस क्या हो जाएगा बोलो? 8j कैप. समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? क्योंकि 8 इंटू 0.85 करोगे तो 6.8 आ जाएगा. तुमने अभी डिवाइड किया भाई साहब. और 0.85 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5.1. तो क्या, तो a हो गया भाई, c हो गया इतना, a हो गया भाई साहब कितना? 6i कैप प्लस 8j कैप. क्या अपन बोल सकते हैं कि भाई साहब a, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? c इज इक्वल टू 0.85 इंटू a, ऐसा बोल सकते हैं. और ये तभी संभव है जब दोनों पैरेलल हो. तो a एंड c आर पैरेलल. क्लियर है? आप जो बोल रहे हैं वो भी एप्लीकेबल है. a1 by a2 करके देख लो,
तो तुम इसको और इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, अगर ये सेम आता है तो भी तुम्हारा ए और सी पैरेलल हो जाएगा। व्हाट ही इज सेइंग इज a1 by a2 कर लो 6 by 5.1 या 5.1 by 6 कर लो, जैसे तुमने यहाँ पे किया देखो 5.1 by 6 कर लो, तुम्हारा आ जाएगा 0.85, 6.8 by 8 करोगे तो भी तुम्हारा आ जाएगा 0.85, तो भी तुम्हारे दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, डी, अभी देखो यहाँ पे तो हमारा इन तीनों ऑप्शंस में भाई साहब ए एंड सी करेक्ट हो गया, बचा सी एंड डी। सी एंड डी हो सकता है, देखो नहीं हो सकता, इसमें सी में तुम्हारा के है, डी में तुम्हारा के नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, आर वी क्लियर ऑन दिस, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेक्टर क्यू which has a magnitude of 8 is added to a vector p which lies along the x axis। ठीक है, the resultant of these two vectors is a third vector r, ट्राई करेंगे जरा, तो नोटबुक निकालिए, which is along the y axis and has a magnitude twice that of p। the magnitude of p कितना हो जाएगा? नोटबुक मेंटेन करता है तो अच्छा जी, देखा है देखा। डन पीपल, हम जो दिया हुआ है ना उसको भाई साहब रिप्रेजेंट करो। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो तुम्हारा यहाँ पे, अ वेक्टर क्यू which has a magnitude of 8 is added to the vector p which lies along the x axis। तो तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे समझ लो, this is basically your x axis and this is your y axis। ठीक है, this is your x axis and this happens to be your y axis। ठीक है, ये जो वेक्टर p है वो किस के अलॉन्ग है, देखो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो तुम यहां पे वैसा वेक्टर p कर लो, लेट्स से सो दिस इज योर वेक्टर p। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर वेक्टर p। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम दिस इज योर लेट्स से वेक्टर p। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया आपका वेक्टर p अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है ना भाई साहब, दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ओके। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का क्यू कहां पे है तुमको मालूम नहीं है, क्यू का कुछ नहीं बताया, क्यू बस दिया हुआ है, पी और क्यू का रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर आर विच लाइज अलोंग द वाई एक्सिस पे। तो चलो भाई साहब यहां पे वाई एक्सिस पे अपन ले लेते हैं, तो ये हो गया रिजल्टेंट वाई एक्सिस पे। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रिजल्टेंट विच इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, तो लेट्स से वी कैन से दैट दिस वुड बी योर क्यू। क्लियर है बच्चा पार्टी, इज दिस क्लियर? क्यू, ये पी हो गया। ऑब्वियसली अगर तुमको इस रिजल्टेंट पे आना है तो ये पी प्लस क्यू, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो जाएगा तुम्हारा आर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके। Which lies along the y axis, ये y axis पे है भाई साहब, ये आपका x axis हो गया। ठीक है, y axis x axis and has a magnitude twice that of p। इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई साहब? twice of p। रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड is twice that of p। Are we clear on this one people? The magnitude of p, तो p का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? How will we calculate this people? अरे मैग्नीट्यूड वाइज देख लो भाई साहब, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो तुम यहां पे, तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 2p इसका स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो बोलो। भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, हम यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, 4p का स्क्वायर प्लस p, सॉरी 4p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू हाउ मच, ये q है, q कितना है देखो दिया हुआ है यहाँ पे 8, q का मैग्नीट्यूड कितना है 8। ठीक है, सो ये हो गया आपका 64। ठीक है, 5p का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/5
सो देयरफॉर p की वैल्यू हो जाएगी √64 बाई √5. दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल? 8 बाई √5. 8 बाई √5. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 8 बाई √5. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ठीक है, तू बोल रहे हैं हाँ, सवाल पढ़ते हुए आ रहा था क्या भाई साहब? ओके. एंगल इन रेडियन मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस. चलो भाई साहब, इजी सवाल है, चलो फटाफट, इजी सवाल एकदम है. देखो कैसा है, अगर आप भाई साहब यहां पे एक वेक्टर ले रहे हैं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये लेट से भाई साहब आपका एंगल है, ठीक है. लेट से दिस इज द वेक्टर, ठीक है. ये आपका भाई साहब हो गया वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? √3 i कैप प्लस j कैप. ये आपका वेक्टर है, ठीक है, क्लियर है. ये आपका वेक्टर है और इस वेक्टर का आपको x कंपोनेंट पूछा है, ठीक है. x कंपोनेंट पूछा है मतलब यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा क्या भाई साहब? ax है ना. दिस पोर्शन विल बी ax. ये हो गया भाई साहब ax. तो लेट्स से आपका हो गया ये ax पोर्शन, ठीक है. यहाँ पे भाई साहब एंगल बन रहा है कितने का? लेट्स से थीटा का, ठीक है, क्लियर है. ये ax हो गया. बताओ मेरे को ax की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 है ना. तो x एक्सिस पे कितना चले भाई साहब? √3 चले, ठीक है. तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है भाई साहब, ax की वैल्यू हो जाएगी √3 है ना. √3 i क्या पा रहा है वहां पे? ax की वैल्यू इतनी हो गई. ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं a cos थीटा इज इक्वल टू ax, ठीक है. सो a वेक्टर a cos थीटा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले लो भाई साहब इसका, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा इज इक्वल टू ax है ना. अभी मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई साहब? मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी हाउ मच पीपल? कितना हो जाएगा बोलो? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो दैट विल बी हाउ मच? 3 प्लस 1. सो दैट विल बी √4. सो a मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी हाउ मच? 2, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच? 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3. सो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? √3/2, ठीक है. और ये कब होता है? π/6. या आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 डिग्रीज है ना. 30 डिग्रीज मीन्स π/6. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आता? ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू? देखो आप सिंपल भी करोगे ना, कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर मॉड करोगे cos ऑफ थीटा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू ax. समझ में आ रहा है? ये कोई वेक्टर है, अगर आप करोगे sin ऑफ थीटा, sin ऑफ थीटा, दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? ay. आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? क्लियर है, क्लियर है. तो अगर शॉर्ट फॉर्मूले में जाओगे तो ये है, मैंने आपको बेसिकली एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा. क्लियर है? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स. चलिए पीपल, क्विक 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 एवरीवन, जस्ट ट्राई फटाफट. कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अपन कैसे लिखते हैं? लेट्स से समझ लो तुम्हारा एक वेक्टर है, इसको तुम कैसे लिखोगे? दिस विल बी मॉड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर. ये आता होगा है ना. एनी वेक्टर बेसिकली विल बी इक्वल टू इट्स मॉड वैल्यू एंड यूनिट वेक्टर.
क्लियर क्लियर क्लियर, अभी करो भाई साहब यहाँ पे। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो तुमको भाई साहब अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, हाउ वुड यू फाइंड इट आउट? हाँ मतलब ये ना, इसको यूनिट वेक्टर को अगर लेंगे हम, समझ में आ रहा है भाई साहब? यूनिट वेक्टर इधर है क्या, दिस विल बी इक्वल टू द वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। अभी धीरे से चलो भाई साहब इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स? सो लेट्स फर्स्ट एड इट अप, a प्लस b कितना हो जाएगा बोलो बच्चा वाड़ी? 4 प्लस -1, so that will be 3i cap, 3j plus 3j, that will be how much? 6j cap, 6 minus 8, so that's going to be minus 2k cap. Are we getting this people? ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b, ठीक है, क्लियर है? ओके, यूनिट वेक्टर पैरेलल। तो अभी आपका भाई साहब अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सेम काइंड में कुछ resultant, this will be equal to how much people? R as a vector upon mod of R, ठीक है, क्लियर है? R as a vector, R as a vector कितना हो जाएगा बोलो? 3i cap plus 6j cap minus 2k cap upon mod of R. mod of R कितना हो जाएगा बोलो? mod of R is going to be how much of people? This will be 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी 3 3 9 प्लस, किसने बोला है? नहीं, हाँ अच्छा 7 आएगा इसका, ओके। सो 9 प्लस 36 प्लस 4, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 49, सो दैट विल बी 7, ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका 7, ठीक है, क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज 1/7 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. This is going to be the unit vector. तो कोई भी यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल का यही मैग्नीट्यूड होगा, एक ही बात है, यूनिट वेक्टर एंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, दिस विल हैव द सेम थिंग। तो यहाँ पे कौन सा आंसर? हाँ, ऑप्शन बी। चलिए भाई साहब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं, आगे बढ़ा जाए। इसका फॉर्म किसी ने भरा है, SCRA, बहुत तगड़ा एग्जाम होता है भाई साहब ये। इसका मेरे जमाने में सिर्फ 40 सीटें होती थी इसकी। ये एक्चुअली क्लास 1 ऑफिसर्स हैं रेलवेज के, ठीक है। देखिए कहीं भी इसको ढूंढिए, अच्छा है ये, बट क्रैक करना मुश्किल है। नेवरदलेस ट्राई करने में क्या जाता है, इसके शायद 50 या 60 ही सीट होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर। पहली बात, स्केलर क्वांटिटी है क्या? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? इज फोर्स अ स्केलर क्वांटिटी? बोलो भाई साहब, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया स्केलर है, तो प्रेशर तो कायदे से क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए कि नहीं? भाई देखो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया वी नो इज अ बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आइडियली प्रेशर शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। नो, बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो हमेशा नॉर्मल फोर्स की बात करोगे, ठीक है। मतलब एक सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा उसकी बात कर रहे हैं हम प्रेशर में। समझ लो एक सरफेस पे ऐसा फोर्स लग रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस फोर्स, वी आर गोइंग टू टेक इट्स कंपोनेंट व्हिच विल बी नॉर्मल। So we are always going to consider the surface and a force which is normal to the surface in order to calculate the pressure. समझ में आ रहा है? फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उस फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज हैव टू टेक फोर्स एज नॉर्मल, चाहे ऐसे आए फोर्स, चाहे ऐसे आए, चाहे कैसे भी आए, आपको हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है उस फोर्स का अपॉन एरिया करना है। तो आपका भाई साहब डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा एज पर एरिया में, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये गलत है भाई साहब। प्रेशर is basically a scalar quantity. It is a ratio of magnitude of force to area. It is a ratio of component of the force normal to the area. Ratio of component of the force
normal to the area, it depends upon the size of it. This is the correct one. ठीक है, it is the ratio of component of the force normal to the area. तो ये force है भाई साहब, इसका जो component है normal to the area वो होता है आपका force in consideration for pressure. So pressure is equal to a scalar quantity. क्योंकि आप force को उसके direction के मुताबिक नहीं ले रहे हो, आप force को surface के direction के मुताबिक ले रहे हो. Are we clear? ठीक है, you are not taking force as it is, you are taking force as normal to the surface. ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट को आप निकालोगे जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा अपॉन एरिया. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम. ओके, resultant of two forces 3p and 2p is r. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between the two forces. चलिए कैलकुलेट कीजिए, इजी सवाल है. चलिए फटाफट क्विक. कभी तो पेन चला ले. ये अवतार कहाँ से आया भाई साहब? ओके डन पीपल, इजी है भाई साहब, थियोरेटिकल सवाल है. देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड 2P इज R. ठीक है, 3P एंड 2P. रिजल्टेंट क्या होता है भाई साहब? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. चलिए भाई साहब इसको करते हैं. यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3p का स्क्वायर. b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, r हो गया रिजल्टेंट इसका. तो r की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? यहाँ पे हो गया 9p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया भाई? हाँ 4p स्क्वायर, आई एम सो सॉरी. तो ये हो गया भाई साहब आपका 4p स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12 12p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, सो दिस गिव्स यू हाउ मच हम पीपल? हम r इज इक्वल टू 9 प्लस 4 दैट इज 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये हो गया पहला. ठीक है, नाउ इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, फर्स्ट फोर्स डबल हो गया मतलब यहाँ पे 3p का क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा. ठीक है, द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल. रिजल्टेंट डबल हो जाना मतलब 2r हो जाना. ठीक है, तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? अंडर रूट ऑफ 3p की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 6p का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो गया? 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस ऑफ थीटा. मेकिंग सेंस पीपल? क्या ही समझ में आ रहा है? ओके, कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे? 2r. दिस इज गोइंग टू बी 36p का स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 6 जा 24p का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल? हम 36 प्लस 4 हो गया आपका 40p का स्क्वायर प्लस 24p का स्क्वायर
कॉस ऑफ 30, ये हो गया आपका 2r। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ये होगा 3650 और 24p का स्क्वायर। क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, तो अभी कर लो भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन 1 and this happens to be your equation 2, so 2r by r, this should be equal to अंडर रूट ऑफ 40 p का स्क्वायर प्लस 24 p का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा अपॉन अपॉन अपॉन, ये हो गया कितना भाई साहब, 13 p का स्क्वायर प्लस 12 p का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। कैंसिलम कैंसिलम, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू 40 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 पी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा अपॉन, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका, 13 पी का स्क्वायर प्लस 12 पी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम करो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13 4 जा कितना हो गया, 52 पी का स्क्वायर प्लस 12 4 जा 48 पी का स्क्वायर कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 40 पी का स्क्वायर प्लस 24 पी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। मेकिंग सेंस पीपल, हम आर वी मेकिंग सेंस पीपल? ओके, चलो भाई साहब करते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर इस तरफ कर लो, तो यहाँ पे 40 है, इधर 52 है, इसको इधर किया तो हमारा कितना आ जाएगा, -12 पी का स्क्वायर, इधर 48 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और इधर 24, तो ये हो गया आपका 24 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर भाई साहब हो गया कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ये तो माइनस में आ गया, तो बहुत गड़बड़ हो गया रे, -12 बाई 24, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होगा भाई साहब, किसने बोला कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इधर कॉस थीटा ही रह जाएगा ना। हाँ, ये श्लोक पता नहीं क्या करता है, श्लोक क्या कर रहा है तू, हाँ ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 40 पी स्क्वायर माइनस 52, तो ये हो गया -12 पी का स्क्वायर, इधर कॉस थीटा ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, आपने इसको स्क्वायर करके इसके अंडर रूट को उड़ाया है, इट कैन नॉट बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 48 माइनस 24, दैट्स गोइंग टू बी 24 पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, टड़ंग टड़ंग। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -12 बाई 24, सो दैट्स गोइंग टू बी -1/2, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1/2। फॉर व्हाट वैल्यू डू गेट cos theta is -1/2, किसका 120 का होगा। देखो देखो सिंपल है भाई साहब, यहाँ पे क्या है, तुमको अगर इसको ऐसे करना है ना, ऐसे कर लो भाई साहब, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 ना, तो मतलब अगर हम बोले यहाँ पे -1/2 कब हो जाएगा, cos थीटा, अगर आपका cos ऐसा होता है भाई साहब, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस हाफ है, कौन से थीटा के वैल्यू के लिए भाई साहब, कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, कॉस 180 माइनस 60 विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 60, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉस 60 मतलब हो गया माइनस हाफ, और कॉस 180 माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, cos 120 डिग्री। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो इसका मतलब माइनस हाफ की वैल्यू आपको कब मिलेगी, 120 की वैल्यू। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, थीटा की वैल्यू हो गई 120। क्लियर, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, ओहो इतने सारे जगहों पे आया है। 3 वेक्टर्स सैटिस्फाई द रिलेशन a into b is equal to 0 and a into c is equal to 0, then a is parallel to, इजी सवाल है एकदम, हलवा हलवा, जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम हलवा सवाल है, जल्दी 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 फटाफट पीपल।
1 2 टाइमर लगा ना, टाइमर, अरे भाई साहब टाइमर टाइमर किधर गया मेरा टाइमर भाई साहब, और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो यार जल्दी 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 फटाफट। हाँ बी क्रॉस, हाँ करेक्ट है, बी क्रॉस सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके लेट्स लुक एट दिस पीपल। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, ए इंटू बी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, ए इंटू बी 0 है, ए इंटू बी 0 है, मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट है देखो। ठीक है, ये 0 कब होगा, इसके लिए तो नहीं होगा भाई साहब, इसके लिए भी नहीं होगा, कॉस थीटा के लिए ये 0 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और व्हाटएवर वेज वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यू कैन से दिस राइट। अगेन वी हैव हियर व्हाट, वेक्टर ए dot product c is equal to 0, which again means vector a mod vector c mod cos of theta is equal to 0, which again means थीटा की वैल्यू, लेट्स से थीटा डैश है, यहाँ पे थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90 डिग्रीज है ना। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ठीक है क्लियर, तो वेक्टर ए देखो वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए वेक्टर सी पे भी परपेंडिकुलर है, और ये कब हो सकता है, व्हेन विल दिस हैपन, वेक्टर ए वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए वेक्टर सी पे भी परपेंडिकुलर है, व्हेन विल दिस हैपन, कौन पैरेलल, कौन किसके पैरेलल, बी और सी पैरेलल हो गई, ये जरूरी नहीं है। देखो देखो ये बी और सी हो गया, लेट्स से ए वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये, लेट्स से ये वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी और सी पैरेलल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी लाई इन द सेम प्लेन, बी और सी का प्लेन सेम है, समझ में आ रहा है ये, ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ठीक है, सो बी एंड सी हैव द सेम प्लेन, सो बी एंड सी, तो वेक्टर बी एंड सी लाई इन सेम प्लेन, है ना भाई साहब। अभी अगर तुम वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, ठीक है, आप जब ऐसे करते हो, ये वेक्टर बी है ये और ये वेक्टर सी है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाओ भाई साहब, ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, और ए जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बी और क्रॉस सी का और ए दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, वही पूछा गया है देखो, देन ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, समझ लो बी और सी है, तो आप ऐसे जा रहे हो देखो, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और आपने देखा जो वेक्टर ए है वो बी और सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर आया और ए वेक्टर जो है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो बी इंटू सी विल बी क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। चलो वैसा इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया पीपल, डन 45। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्या करते हो भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का भाई साहब स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b cos ऑफ थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ a square gets cancelled, मॉड ऑफ b square gets cancelled, so this will be how much, 4 mod of a into mod of b
cos of theta, this is equal to 0. ठीक है, क्लियर है? ये तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली cos theta has to be equal to 0, and that will happen when theta is equal to 90 degrees. ठीक है, तो the answer will be 90. Are we clear on this one, हम people? हम समझ में आता हम? ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब, यहां पे सवाल दिया हुआ है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस. दो फोर्सेस हैं, उनका वेक्टर सम is equal to their vector differences. In that case the forces are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other, are equal to each other in magnitude. मान लो ना भाई साहब, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. लेट वन फोर्स बी F1 और दूसरा फोर्स है लेट से F2. ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस मतलब F1 प्लस F2, लेट से ये हो गया आपका वेक्टर A. ठीक है, वेक्टर A हो गया F1 प्लस F2 एंड इज परपेंडिकुलर. लेट्स से वेक्टर बी क्या है, वेक्टर डिफरेंस है इन फोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है. ठीक है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर ए हो गया विच इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस, एंड लेट्स से वेक्टर बी हो गया विच इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस. ठीक है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर द वेक्टर सम, मतलब यहां पे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है बच्चा बाटी. ठीक है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंसेस. ठीक है, तुम्हारा माइक टेस्टिंग हो गया, तब से रिफिल टेस्ट कर रहे हैं भाई साहब. ओके, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, हाँ भाई परपेंडिकुलर है तो ए बी कॉस थीटा होगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो दिस विल बिकम 0. आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम चलिए भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 प्लस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर माइनस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? a प्लस बी, ए माइनस बी है ये, F1 प्लस F2, F1 माइनस F2, तो F1 का स्क्वायर माइनस F, तो इसका मतलब F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर. तो F1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब, F2 के बराबर हो गई. F1 एंड F2 आर इक्वल. क्लियर है पीपल? हम सो आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू ईच अदर, अच्छा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड भाई साहब दोनों का बराबर हो जाएगा. ठीक है, इक्वल होगा, सब दोनों में इक्वल होंगे भाई साहब, आर इक्वल टू ईच अदर, देन द फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर. मैग्नीट्यूड में नहीं, दोनों में बराबर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. ओहो, MHCT का सवाल है. चलो भाई साहब, फिगर शोज थ्री फोर्सेस देयर आर F1, F2 एंड F3. F1, F2 और F3. ठीक है, एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये भाई साहब आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ठीक है, इफ द टोटल टॉर्क एक्टिंग एट अ पॉइंट O, acting at point O, which is basically center of the triangle. Center मतलब centroid. Centroid is basically equal distances from the three vertices. Centroid जो होता है या center जो होता है, that is always of an equilateral triangle. मतलब ये OA, OB और OC तीनों भी बराबर होंगे. यहाँ से जो perpendicular distance होगा, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ से जो perpendicular distance इसका होगा, ये वाला perpendicular distance, ये वाला perpendicular distance और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों भी भाई साहब इक्वल होंगे. क्लियर है? सेंट्रॉइड से ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होंगे. ओ ए सेंट्रॉइड इज 0, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपसे. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर क्लियर क्लियर. बताइए कैसे करेंगे भाई साहब? देखो से समझो, पहले तो आप देखो यहाँ पे टॉर्क क्या होता है. समझो, ये आपका कोई जो चीज है, ये सेंटर है इसका, यहाँ पे एक फोर्स डाल रहे हो, यहाँ पे एक फोर्स डाल रहे हो, तो ये घुमा रहा है इसको, है ना, समझ में आ रहा है? तो एक फोर्स आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा होता है. बहुत ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं F1 क्या है, बोलो, F1 इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लियर है? ओके.
चलिए भाई साहब अभी आते हैं F2 पे। F2 देखो, ये F1 ऐसे जा रहा है, F2 ये भी ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, तो मतलब F2 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, F2 हो गया भाई साहब आपका एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ठीक है। F3 क्या करेगा भाई साहब, F3 आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, F3 आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, ओके। टॉर्क होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला फोर्स इनटू ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो भाई साहब देखो ये है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से जो साइड के डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, साइड्स के जो डिस्टेंसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ कोर्स, ठीक है, दे आर इक्वल, ये इक्वल होता है भाई साहब। मतलब ये अगर मैंने मान लिया r है, तो ये भी आपका r हो जाएगा और ये भी आपका r हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली टॉर्क। ठीक है, तो चलिए भाई साहब यहां पे आते हैं। टोटल फोर्स मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो टोटल टॉर्क एक्टिंग एट अ पॉइंट दैट इज सेंटर इज जीरो, टोटल टॉर्क इज जीरो। तो अभी आप क्या करोगे, सारे टॉर्क्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यू आर गोइंग टू ऐड देम एंड राइट हैंड साइड में आप लिखोगे जीरो। ठीक है, तो पहला टॉर्क है देखो F1 की वजह से, F1 इंटू आर, तो F1 इंटू आर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। दूसरा टॉर्क किसके वजह से है बोलो, F2, तो ये हो गया प्लस F2 इंटू आर। और तीसरा टॉर्क F3 की वजह से, लेकिन F3 आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, उसको आपको क्लॉकवाइज देना। तुम कुछ भी ले सकते हो, अगर तुमने इन दोनों को माइनस में लिया तो F3 को प्लस में रखना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस में लिया है तो F3 को माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस F3 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, F1R प्लस F2R इज इक्वल टू F3R। इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब R से, तो तुम्हारा F1 का प्लस F2 ये हो जाएगा F3। ठीक है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3। आर वी क्लियर, F1 प्लस F2 एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज ओके F1 प्लस F2। सो आपका भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हम भाई साहब, A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर 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 पीपल, हम आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। MHCT का सवाल भाई साहब, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एट राइट एंगल्स, their effect is neutralized by a third force acting along their bisector in opposite direction. The magnitude of the third force. चलो भाई साहब करो तो फटाफट, एकदम भाई साहब डर लग रहे हो तुम लोग। बाबू बहुत हंसी आ रही है, हाँ डन डन डन। देखो टू फोर्सेस, यहां पे एक फोर्स हो गया और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना। These two forces are perpendicular to each other. So let's say we have P which is acting in this direction. Two forces P of magnitude act at right angles. तो obvious सी बात है भाई साहब, इनका रिजल्टेंट कहां पे होगा, नहीं इनका रिजल्टेंट कहां पे होगा, बीच में होगा, बीच में होगा और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट देखो, इस अगर आप मैथमेटिकली नहीं कर रहे हैं इसको, तो देखो यहां पे इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी ऑन दिस वन। ठीक है, रिजल्टेंट इज हियर, देयर इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक थर्ड फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक थर्ड फोर्स है एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक थर्ड फोर्स है, लेट्स से F डैश लिखा है हमने या F ही लिख दिया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली F विच इज एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P इंटू कॉस ऑफ 90, यही है ना भाई साहब, दोनों के बीच में एंगल कितने का है
90। मैं पहले आर की वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो ना बोलो, ये हो गया 2p² और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, 0, ठीक है। 2p² प्लस 0, सो दैट्स गोइंग टू बी 2p²। तो आर की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी, √2p। आर वी गेटिंग दिस पीपल? आर की वैल्यू हो गई √2p। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, और ये बाइसेक्टर पे ही होगा। बाइसेक्टर पे क्यों होगा, क्योंकि ये 45 बनाएगा और ये 45 बनाएगा, यही होना है, ठीक है। इस फोर्स को और यहां पे दिया हुआ देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो। अगर ये √2p है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? अरे भाई साहब सवाल हो तो गया, तुमको एक थर्ड फोर्स लगाना है जो इसको बैलेंस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी -√2p, बस सिंपल, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, -√2p। या आपसे मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, सो दिस विल बी √2p, मतलब -√2p होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इसका हो जाएगा √2p, क्लियर है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बैलेंस। क्लियर 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 पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब। A particle is displaced from a position of this to another position this under the action of force this. The work done by the force in an arbitrary unit is. चलिए भाई साहब फटाक से, एकदम आसान सवाल। देखो भाई साहब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका भाई साहब ये आपका पार्टिकल इज डिस्प्लेस, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट r विल बी इक्वल टू हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट r विल बी इक्वल टू 3i - 2i, तो दैट विल बी i कैप 2j माइनस j, तो ये हो गया आपका 3j कैप। यहां पे -2 - k, तो ये हो गया -3k कैप, क्लियर है। 3i - 2i, दैट विल बी i कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स का क्या दिया हुआ है भाई साहब, फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। द वर्क डन क्या होता है भाई साहब, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम दिस विल बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इनटू दिस i कैप 3j कैप माइनस 3k कैप, क्लियर है, ठीक है। कर लो भाई साहब, स्केलर प्रोडक्ट है, 2 × 1 कितना हो गया भाई साहब, 2 × 1 हो गया भाई साहब आपका 2, ठीक है। 2 प्लस 1 × 3, ये हो गया 3, और ये हो गया -1, तो ये हो गया +3, 3 + 3 6 7 8, ये हो गया भाई साहब आपका वर्क डन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द वर्का डना, ठीक है, वर्का डना, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। If a vector is given as this, then the angle subtended by the vector on the x-axis कितना हो जाएगा भाई साहब, ये वेक्टर दिया हुआ है आपको। अभी तक तो भाई साहब इस सवाल में आप मतलब बहुत एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, देखो a कोई वेक्टर है, उसका मॉड cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू ax, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से a cos थीटा डैश विल बी इक्वल टू ay। तो मुझे बताओ यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू है 4। Are we clear on this one people? So this will be 4. This is going to be 4. अभी mod of a कितना हो जाएगा, देखो a की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। So mod of a will be how much? This will be 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। So that's going to be how much? 16 plus 9 plus 144 कितना रहा है, 169, हाँ मतलब 169 आया ना टोटल, ओके। सो दिस विल बी 13। सो a मॉड की वैल्यू कितनी हो गई, 13, ठीक है। सो दिस इज 13 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4। सो cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी, 4 of 13, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
cos inverse of 4 by 13, cos inverse of 4 by 13. Are we clear on this one, people? ठीक है, clear है. Okay, we will now start with chemistry. Just a moment.